कल से आगे आज जो शुरुआत करेंगे हम, कल हमने आपके लिए शुरू किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसमें सबसे पहले आपको हमने कि हमारा जो स्पीच होता है, स्पीच के जो दो कथन होते हैं उनको आपको बताया कि एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों की आपको परिभाषाएं बताई कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सबसे पहले हमने आपको डायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच वाला वाक्य होता है, उस डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले हमने उसमें लिखा कि जो डायरेक्ट स्पीच वाला भाग होता है उसके दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दो वाक्य होते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले लिखा था कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब उससे आगे बढ़ते हैं अपन। अब उसमें आता है आपका दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया था कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब उसमें दूसरा आएगा वहां से आगे कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, ध्यान रखते हुए कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा, कल मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा किस तरह से लगाते हैं, इस तरह से। तो डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी कि आरएस, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखिए, तो दो पार्ट इसके हो गए। एक तो जो इस इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन जो वाक्य इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम आरएस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल के माध्यम से देखा जाए तो ही वेंट टू जयपुर विद मी। इसके दोनों ओर इधर से ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो ये वाक्य हमारा आरएस वाला वाक्य होता है। ध्यान रखना है कि ये आपका इन्वर्टेड कॉमा हो गया दोनों ओर, और इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है वो आरएस वाला वाक्य होता है। जो इस इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है वो आरई वाला वाक्य होता है। इस तरह से हमारे इस डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, ध्यान रखना। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे रूल्स बताने वाले हैं, जो रूल्स ऐसे होते हैं, कॉमन होते हैं, कि हम नेक्स्ट आगे चल के जितने भी प्रकार के स्पीच पढ़ेंगे उन सभी प्रकार के जो स्पीच होते हैं उन सभी प्रकार के स्पीचों में ये काम आने वाले होते हैं। तो ध्यान रखना, ये आपके सामान्य नियम होते हैं, जनरल रूल्स होते हैं। चाहे वो हम आगे आपके एफर्मेटिव पढ़ेंगे, चाहे तुम्हारे इंटेरोगेटिव होंगे, चाहे इंपरेटिव, यानी कि जितने भी प्रकार के हम आपकी स्पीच पढ़ेंगे उन सभी प्रकार के स्पीच जो होंगे उन सभी प्रकार के स्पीचों में ये काम आने वाले नियम होते हैं तुम्हारे, जो अभी हम 3 या 4 नियम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन लोग उसका शीर्षक डालेंगे क्या, कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के सामान्य नियम। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये होते हैं जनरल रूल्स, जो लगभग नेक्स्ट आगे चल के जितने सारे हम इसके काइंड्स यानी कि प्रकार पढ़ने वाले हैं उन सभी में काम आने वाले हैं। तो इसलिए हमने इसका शीर्षक दिया है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के सामान्य नियम। अब जिसमें
सबसे पहला जो रूल आएगा नंबर 1 वो आएगा हमारा पर्सन वाला, ध्यान रखना है। एक बार मैं उसको दोहरा देता हूं सभी के लिए कि सभी जानते हैं कि पर्सन्स हमारे 3 होते हैं जिनको हम प्रोनाउन भी कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन जो होता है उसके अंदर 2 आते हैं, आई और वी। उनके कारक अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं हमारे, एक होता है आई और एक होता है वी। इसी तरह से जो हमारा सेकंड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन अकेला यू होता है। थर्ड पर्सन, बाकी फर्स्ट और सेकंड से जो बच गए वो सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। चाहे तुम्हारा ही, सी, इट, दे या किसी का नाम भी हो सकता है। अब वो नाम किसी वस्तु या जानवर का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो वो सारे के सारे तुम्हारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो इसलिए सबसे पहला नियम जो आएगा वो पर्सन का आएगा, इसलिए हम इसमें नेक्स्ट क्या लिखेंगे, देखो आरएस वाले वाक्य में ध्यान रखना है कि आरएस वाला जो होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आरएस वाले वाक्य में दिए गए पर्सन्स, यानी कि उनको हम प्रोनाउन भी कह सकते हैं, सर्वनाम भी कह सकते हैं। दिए गए पर्सन्स को निम्न प्रकार से बदलते हैं। अब देखिए, तो हमने लिखा है कि जो हमारे आरएस वाले वाक्य में जो पर्सन्स होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, उन पर्सन्स को किस तरह से हम चेंज करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट आएगा, चूंकि हमारे 3 पर्सन होते हैं, तीनों पॉइंट पर्सन के हम अलग अलग पॉइंट देंगे, इसलिए इसमें पहला पॉइंट जो फर्स्ट आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का आएगा तुम्हारा कि देखो यदि आरएस वाले वाक्य में कोई भी फर्स्ट पर्सन, ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन जो मैंने आपको बताया 2 होते हैं, आई और वी। कोई भी कारक हो सकता है इनका। तो कोई भी फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो इन्हें आरवी वाले वाक्य के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार बदलते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है कि जो आरएस वाले वाक्य में हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है, चाहे वो आई आए, चाहे वो वी आए, चाहे इनका कोई भी कारक आए, तो उस फर्स्ट पर्सन को हम हमारा जो आरी वाला वाक्य होता है, उस आरी वाले वाक्य का जो कर्ता होता है उसके अनुसार चेंज करते हैं, लेकिन उसका नंबर जरूर मिलाते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट आता है तुम्हारा, यदि आरएस वाले वाक्य में सेकंड पर्सन जो तुम्हारा अकेला होता है, यू, ध्यान रखना, सेकंड पर्सन हमारा एक होता है यू, दिया हुआ है तो उसे आरवी वाले वाक्य के कर्म के अनुसार बदलते हैं। तो ये सेकंड पर्सन हो गया। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन की तरह यदि तुम्हारा सेकंड पर्सन आता है किसमें, आरएस वाले वाक्य में, तो सेकंड पर्सन को हमारा जो आरवी वाला वाक्य होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, उस आरवी वाले वाक्य का जो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके अनुसार चेंज करते हैं। थर्ड तीसरा पॉइंट आता है इसमें तुम्हारा, यदि आरएस वाले वाक्य में थर्ड पर्सन
यानी कि लिखने के लिए तो 4-5 होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड से बच जाते हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। ही, शी, इट और दे, या किसी का नेम। तो कोई भी थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो उसे नहीं बदलते हैं। ध्यान रखना है क्या कि यदि फर्स्ट आता है तो कर्ता के अनुसार आर्य वाले वाक्य के, यदि सेकंड पर्सन आता है तो आर्य वाले के वाक्य के कर्म के अनुसार, और यदि आरएस वाले वाक्य में थर्ड पर्सन आ गया जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, इनमें से कोई भी थर्ड पर्सन आता है तो उस थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। ध्यान रखना है, वो जैसे होते हैं उनको वैसे लिखते हैं। अंत में हम एक लाइन में क्या लिखेंगे, इस प्रकार इस नियम को SON सन/1, 2, 3 का नियम भी कहते हैं। किस तरह से, देखिए कि एक से हो गया फर्स्ट, एस से हो गया सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता के अनुसार, 2 से हो गया सेकंड पर्सन को ओ से ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार, 3 से हो गया थर्ड पर्सन को एन यानी कि नो चेंज। तो इस तरह से हमारा ये पहला नियम, फर्स्ट नियम आता है। अतः अब 1 मिनट के लिए सभी विद्यार्थी पहले जो भी इसको देख रहे हैं सुन रहे हैं वो इसको एक बार नोट करेंगे अपनी कॉपी में। तो ये अपना रूल नंबर पहला है, ध्यान रखना है। इस तरह से हम जो पर्सन्स होते हैं उन प्रोनाउन को बदलते हैं। अब आता है इसमें आपका रूल नंबर सेकंड, दूसरा। आप देखिए दूसरा जो रूल आएगा वो नियम नंबर 2 हमारा किस तरह से आएगा, ये ध्यान रखना है कि जितने सारे नियम आप लिख रहे हो ये सभी नियम आगे चल के जितने ही प्रकार के आप पढ़ोगे स्टेज उन सभी में काम आएंगे। तो अब नेक्स्ट रूल नंबर 2, देखो जो दूसरा नियम आता है कि जो अभी हमने लिखे यहाँ पे, जो आपके लिए हमने यहाँ पे जो पहला नियम जो लिखा प्रोनाउन का, पर्सन का, अब जो हमने ये पर्सन बदले उनके किस तरह से कौन कौन से कारक होते हैं, जो पहला पर्सन होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, उसके किस तरह से कौन कौन से कारक होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे आपके सामने एक प्रोनाउन चार्ट बनाने जा रहे हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ पे एक प्रोनाउन चार्ट आएगा। जो अभी हमने पर्सन लिखे ना उसी के लिए प्रोनाउन चार्ट है ये, कि जैसे आपका फर्स्ट पर्सन आई है तो आई का संबंध कारक क्या होता है, उसका कर्म कारक क्या होता है, उस तरह से लिखने वाले हैं। तो अब देखो किस तरह से हम कॉलम बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला कॉलम जो आता है अपना वो आएगा पर्सन का। सेकंड कॉलम जो आएगा वो आएगा आपका सब्जेक्टिव, जिसको हम कर्ता कारक कहते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा जो कॉलम आएगा वो आएगा सब्जेक्टिव, जिसको हम हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। तीसरा कॉलम आएगा इसमें पॉसेसिव, जिसको हम संबंध कारक कहते हैं। और तीसरा आएगा ऑब्जेक्टिव, जिसको हम कर्म कारक कहते हैं। इस तरह से 4 कॉलम हम बनाने। पहला है पर्सन, इसमें पर्सन आएंगे तुम्हारे फर्स्ट सेकंड थर्ड। दूसरा सब्जेक्टिव, इसमें कर्ता कारक आएंगे। ये पॉसेसिव जिसको बोलते हैं संबंध कारक। ये होता है ऑब्जेक्टिव जो हमारा कर्म कारक होता है। अब देखो किस तरह से आते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा पहला पर्सन होता है फर्स्ट, हमारा सबसे पहला पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन। अब देखो फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले जस्ट पहले नियम में कि फर्स्ट पर्सन अपने 2 होते हैं। एक होता है आई
और एक होता है वी। ये दो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, एक आई और एक वी। इसी तरह से अपना आता है सेकंड पर्सन। ठीक है, ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन दो होते हैं, एक होता है आई और एक होता है वी। सेकंड पर्सन अकेला यू होता है। एक चीज बताऊंगा इनके बारे में अभी आपको, पहले आप ध्यान से सभी नोट करेंगे, देखते हुए ध्यान देंगे। थर्ड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन जो आता है वो थर्ड पर्सन आता है हमारा क्या, अभी जो मैंने आपको बताया, ही, सी, इट और दे, ये चार पर्सन होते हैं। ये आपके जो थर्ड पर्सन होते हैं चार होते हैं। जो किसी का नेम होता है जो हमने आपको बताया, उस नेम को यहाँ पे नहीं लिखते हैं, केवल हम यहाँ पे चार को लिखेंगे, ध्यान रखना, थर्ड पर्सन के अंदर कॉलम के अंतर्गत। तो इस तरह से हमारे ये आपके पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन दो, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। अब जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा वक्ता होता है, कहने वाला होता है। ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो कहने वाला होता है, वक्ता होता है किसी बात को। और सेकंड पर्सन जो होता है उसका काम क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन जिस बात को कहता है उस बात को सुनना होता है। और थर्ड पर्सन जो होता है वो थर्ड पर्सन स्वयं ही वक्ता होता है और स्वयं ही सुनने वाला होता है। अब जहां पे जितने सारे हमने लिखे वो सभी हमारे हो गए कर्ता कारक। ध्यान रखना है, जो सब्जेक्टिव वाले कॉलम में जो लिखे हुए हैं वो सभी की सभी हमारी क्या है, कर्ता कारक की। ध्यान रखना। अब इनकी पॉसेसिव आएंगे, इनकी संबंध कारक लिखेंगे। तो आई का संबंध कारक होता है माई, ऐसे ही वी का संबंध कारक होता है अवर। यू सेकंड पर्सन जो आता है उसका संबंध कारक होता है यूअर। ही का संबंध कारक होता है हिज। सी का होता है हर। इट का होता है इट्स। और इसी तरह से दे का होता है देयर। तो ये इनके संबंध कारक होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ, यानी कि कर्म कारक। अब माई का कर्म कारक होता है मी, यानी कि आई का कर्म कारक मी हो गया। ऐसे वी का कर्म कारक होता है अस। यू का कर्म कारक भी यू। ही का कर्म कारक होता है हिम। इसी तरह से सी का कर्म कारक होता है हर। इट का कर्म कारक होता है इट्स, इटी। और इसी तरह से जो दे होता है उस दे का कर्म कारक होता है देम। इस तरह से हमारा जो ये प्रोनाउन चार्ट है, इस तरह से कर्ता कारक, संबंध कारक और कर्म कारक होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से होते हैं ये सभी। ये नियम नंबर 2 प्रोनाउन चार्ट का आता है तुम्हारा। इस तरह से आपको प्रत्येक कर्ता कारक, संबंध कारक और जो कर्म कारक है उनका ध्यान रखना है। ठीक है ना, इनमें इनका सभी का काम पड़ने वाला है। प्रत्येक जो चाहे तुम्हारा कर्ता कारक है, चाहे संबंध कारक है, ऑब्जेक्टिव, सभी प्रकार के शब्द आते हैं। तो प्रत्येक शब्द का ध्यान रखना है, उसका नंबर मिलाते हुए ध्यान रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे। अब इसके आगे नेक्स्ट आपका आएगा रूल नंबर 3, तीसरा। आप देखिए तीसरा जो नियम आएगा, उस तीसरे नियम में हम क्या लिखने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं आपको कि हमारे जो आरएस वाला वाक्य होता है, उस आरएस वाले वाक्य में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और जो मेन वर्ब होती है, उन्हें हम किस तरह से